आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषता। समतल दर्पण जो हमारे घर में चेहरा देखने के लिए यूज होता है, उस दर्पण को हम लोग समतल दर्पण बोलते हैं। तो उस दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है उसका क्या क्या खासियत होता है, किस प्रकार बनता है, क्या होता है प्रतिबिंब, कैसे होता है, उसी के बारे में है। 6 टाइप है इसका। एक में है उसका खासियत है। तो फर्स्ट खासियत है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। फर्स्ट जो खासियत है सो है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। हमको लगेगा कि जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, दर्पण के पीछे बना है, ऐसा आभास होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर का होता है। प्रतिबिंब जितना बड़ा होगा, वस्तु जितना बड़ा होगा, प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा, या प्रतिबिंब जितना बड़ा वस्तु का आकार भी वही होता है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु की अपेक्षा सीधा है, जिस प्रकार वस्तु होगा उसका प्रतिबिंब उसी प्रकार से बनता है। लेकिन 4 में है प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। पार्श्विक कहने का मतलब अगर हमारा राइट हैंड है तो उसमें हमको ऐसा आभास होगा कि वो हमारा राइट हैंड लेफ्ट हैंड में है, ऐसा उसमें आभास होता है कि जो हमारा राइट हैंड है उसमें लगता है कि लेफ्ट हैंड है, ऐसा। तो इसको बोलते हैं पार्श्विक, यानी हमारा आधा फर्श दूसरे साइड में और आधा फर्श दूसरे साइड में मालूम चलेगा। प्रतिबिंब आभासी होता है। आभासी कहने का मतलब हुआ कि जिसको हम कल्पना करते हैं। जैसे हम अभी 1 में बताए हैं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण के पीछे जब बनेगा तो हम जितना दर्पण से आगे होंगे हमारा प्रतिबिंब का दूरी पीछे बढ़ते जाता है। तो जहाँ पे हमको लगता है कि यहाँ प्रतिबिंब बना होगा, जैसे हम पीछे दर्पण के पीछे जाकर देखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब वहाँ पे नहीं रहता है। इसी को बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। वस्तु दर्पण के जितना आगे होगा उसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। ये था समतल दर्पण का विशेषता। आगे है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण का पिक्चर हम दिखा देते हैं। गोलीय दर्पण जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। फर्स्ट होता है अवतल दर्पण और सेकेंड होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या है, यहाँ पे अवतल दर्पण क्या है, तो जिसके ऊपर उठे हुए भाग को कलई किया जाता है। जिसके ऊपर उठे हुए भाग को कलई किया जाता है, शॉर्ट भाषा में लिखे हैं। जैसे क्या है, कर्व है, ऊपर उठा हुआ भाग कौन है, ए वाला। ऐसे जो लाइन मिलाया गया है इसको बोलते हैं कलई करना या रज्जित करना। तो इसको हम कलई कर दिए, यानी प्रकाश अब किधर आएगा, धंसे हुए भाग में प्रकाश पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण जस्ट इसके उल्टा होता है। जिसके अंदर धंसे हुए भाग को कलई किया जाता है। अंदर जो धंसा हुआ भाग है इसको कलई किए हैं, यानी प्रकाश किधर आएगा, जिधर कलई नहीं हुआ है उधर से प्रकाश आएगा। तो अंदर धंसा हुआ भाग से प्रकाश आ रहा है तो इसको बोलते हैं अवतल दर्पण, और ऊपर उठे हुए भाग से आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण। दर्पण के बारे में स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। अब यहाँ पे है क्या चीज़, तो पहले इसको पूरा फुल डिटेल्स में समझ लिया जाए। ये अवतल दर्पण एक ठो हम बनाए हैं। अवतल दर्पण में इसको हम लोग बोलते हैं मुख अक्ष। ये पूरा लाइन जो यहाँ से यहाँ तक आया है इसको बोलते हैं मुख अक्ष। यहाँ पे जो बिंदु है इसको बोलते हैं पोल यानी ध्रुव। इसको बोलते हैं बड़ा एफ से सूचित करते हैं, इसको बड़ा एफ से। इसको सूचित करते हैं बड़ा सी से। इसको बोलते हैं फोकस और सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। और पी से एफ का जो दूरी होता है वही दूरी होता है सी से एफ। यानी कहने का मतलब है
कि पीसी जो टोटल होगा पीसी, पीसी का आधा होता है पीएफ या सीएफ बोले। पीएफ या सीएफ टोटल पीसी का आधा होता है। यानी अगर यहाँ से यहाँ तक 10 है, मान लेते यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये 5 होगा और ये क्या होगा 5। इसका फार्मूला है, जो फार्मूला हम देंगे लास्ट में, लास्ट टाइप में। तो P और बड़ा F के यहाँ से यहाँ तक को दूरी को हम डिनोट करते हैं छोटा f से, और C और P के बीच के दूरी को डिनोट करते हैं बड़ा R से। अब इसको बोलते क्या है, बड़ा जो F है इसको बोलते हैं फोकस, बड़ा C है इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, बड़ा जो P है इसको बोलते हैं ध्रुव, छोटा जो f है यहाँ से यहाँ तक के दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, बड़ा जो r है उसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, जो P और C के बीच का दूरी है, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। और इस टोटल दूरी PC जो होता है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं जो PC है टोटल PC, उस CF या PF का क्या होता है दुगुना, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि PF या CF का दुगुना होता है PC, या PC का आधा होता है CF या PF। इसका फार्मूला मिलेगा आगे, इसको समझाए थे हम, दर्पण को पूरा डिटेल्स में समझाए थे। किरण आरेख, अगला टॉपिक है किरण आरेख के बारे में। गोलीय दर्पण में किरण आरेख क्या है, तो अवतल दर्पण में जब कोई किरण, अवतल दर्पण है, ये क्या है उत्तल दर्पण, अंतर के साथ में बताए हैं। ये है अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण, फिर इसके आगे जो बताएंगे अवतल दर्पण, ये क्या है उत्तल दर्पण। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाए, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आता है, अवतल दर्पण में जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आता है, तो इस सबको याद रखना है कि मुख्य अक्ष से गुजरता है, लेकिन वहाँ पे जो F बिंदु रहता है उसी से मिलकर जाता है। अगर हमको मुख्य अक्ष पर F को ज्ञात करना हो, अगर मुख्य अक्ष पे हमको F निकालना हो, F कहाँ होगा, तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण को लाएंगे और वो मुख्य अक्ष को जहाँ से काटते हुए गुजरेगा, तो मुख्य अक्ष पे उसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं फोकस। तो रूल अब जानिए कि जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आता है अवतल दर्पण में, तो फोकस से होकर चला जाता है। यहीं पे उत्तल दर्पण में देखा जाए, तो जब मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आएगा उत्तल दर्पण में, इधर से किरण आएगा। क्यों? इधर से कलाई नहीं रहता है, उधर से किरण आता है। उत्तर ये नहीं है। उत्तल दर्पण में जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहा है, तो वो परावर्तन के बाद ऐसे जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति इधर है तो उसको लगेगा कि एक किरण शायद F से आती हुई प्रतीत होती है। उसको ऐसा लगता है कि जो किरण आ रहा है सो F से आ रहा है। इसको नहीं लगता है इधर वाले व्यक्ति को किरण ऐसे आके परावर्तित होकर हमारे आँख तक आ रहा है, उसको लगता है कि सीधे शायद F से आ रही है। तो ये प्रतीत होता है और ये वास्तव में जाता है। इसी को भाषा में लिखे हैं, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो वह परावर्तन के बाद F से जाती है, परावर्तन के बाद F से जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें तो कन्फर्म रूप से जाता है, लेकिन इसमें जाता हुआ प्रतीत होता है या आता हुआ प्रतीत होता है। तो जो डॉटेड लाइन से मिला जाता है उसको बोलते हैं प्रतीत होता है, और जो बिल्कुल कन्फर्म लाइन से है उसको बोलते हैं कन्फर्म रूप से आ रहा है। आगे है अवतल दर्पण है, ये क्या है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में
जब कोई किरण अब F से दर्पण पर आता है, F से दर्पण के परावर्तक सतह पर जब आएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाता है। यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ समझिएगा, बहुत इजी चीज़ है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं इसको। देखिए यहाँ पे जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो किससे जा रही है? फोकस से। और जब फोकस से जब आएगी तब मुख्य अक्ष से समानांतर निकल जाती है। उल्टा होता है, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, उल्टा होता है। जब मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है तो फोकस से जाएगी, और जब फोकस से आती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है कोई भी किरण। अवतल दर्पण में ये रहा उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में यहाँ पे देखे थे, जब मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और जब फोकस पे आएगा, जब कोई किरण फोकस पे आएगा तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगा। जब फोकस पे आएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकलेगा, और जब मुख्य अक्ष से समानांतर आएगा तो फोकस से होकर निकल जाता है, ऐसा प्रतीत होता है। इसी को भाषा में लिखे हैं, जब कोई किरण F पर आपतित होती है तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर आती है या आती प्रतीत होती है, या आती प्रतीत होती है। जिसमें डॉटेड लाइन हो उसको बोलते हैं प्रतीत होती है, और जो कन्फर्म है उसको बोलते हैं आती। तो इसमें बहुत इजी टॉपिक्स था, और इसको ट्रिक के द्वारा समझ सकते हैं कि जब मुख्य अक्ष से आएगा तो फोकस से जाएगा, और जब फोकस से आएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगा। अगला जो टॉपिक्स है, चलिए आगे है। अब है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। यदि कोई किरण C से दर्पण पर आपतित हो रही है, यदि कोई किरण C से दर्पण पर आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाती है। कारण क्यों लौटती है? तो जो C से कोई भी किरण आता है, दर्पण पे पड़ता है, तो किरण लंबवत होता है दर्पण पे, वो किरण दर्पण पे लंबवत होता है, तो लंबवत होने के कारण वो उसी पथ पर पुनः लौट जाती है। उत्तल दर्पण में है, जब कोई किरण C पर आपतित हो रही है तो यहाँ तक तो आएगा, इधर तो किरण नहीं निकल सकता है, तो पुनः इसी पथ पर लौट जाती है। जब कोई किरण C की दिशा में आपतित हो उत्तल दर्पण में तो उसी पथ पर लौट जाती है। इसी को लिखें, जब कोई किरण C वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो वह उसी पथ पर लौट जाती है। आगे है P पर। अवतल दर्पण में जब कोई किरण P पर आपतित होता है तो वह परावर्तन का नियम का पालन करती है, परावर्तन के नियम का पालन करती है और उसी के हिसाब से लौट जाती है। एक परावर्तन का यहाँ पे नियम होगा जिसको पीछे पढ़ा चुके हैं, परावर्तन के नियम को पालन करके लौट जाती है। और फिर उत्तल दर्पण में भी जब कोई किरण P पर आती है तो परावर्तन के नियम को पालन करके वापस लौट जाती है। ऐसे जब कोई किरण, इसको भाषा में लिखा गया है, जब कोई किरण P ध्रुव पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के नियम को पालन करके लौट जाती है। तो बिल्कुल ये टॉपिक जो था वो ख़त्म हुआ। और आगे है अगला जो टॉपिक है वो अवतल और उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब है, कि प्रतिबिंब का स्थिति और वस्तु का स्थिति, आकार क्या होगा, धनात्मक ऋणात्मक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक उसमें मिलेगा।